हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके ऑल में। तो हम परीक्षावाणी अध्याय 8 का जो है उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड में बागवानी फसलें, और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों औषधि एवं अन्य फसलें और योजना कार्यक्रम पशुपालन। और इसके बाद जो है पशु विकास, डेयरी विकास, भेड़ एवं ऊन विकास, कुक्कुट एवं सूकर विकास, रेशम विकास प्रमुख नहरें। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंटों पर हमारी जो है डिस्कस रहेगी दोस्तों। तो बागवानी फसलों की अगर बात करें दोस्तों, तो राज्य में शीतोष्ण फलों में सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुमानी आदि का उत्पादन किया जाता है। जबकि समशीतोष्ण फलों में आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नींबू वर्गीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो बात करते हैं हमारे राज्य में जो शीतोष्ण फसलें होती हैं दोस्तों, वो शीतोष्ण फसलों में जो है सेब हो गया, आड़ू हो गया, नाशपाती, अखरोट, प्लम और खुमानी आदि का उत्पादन किया जाता है शीतोष्ण फसलों में। और जबकि समशीतोष्ण फसलों की अगर बात करें तो समशीतोष्ण फसलें जो है में आम हो गया, लीची हो गया, अमरूद, आम, अनार और नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा फल जो है समशीतोष्ण फल है। तो इसमें से कोई भी दे देगा, आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नींबू, ये जो है समशीतोष्ण फल हैं। और शीतोष्ण की अगर बात करें तो शीतोष्ण में सेब, आड़ू, नाशपाती और अखरोट, ये शीतोष्ण फल हैं दोस्तों। बात करते हैं लीची की, तो राज्य में लीची के बाग देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो है लीची सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में देहरादून में, उसके बाद नैनीताल में, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर में पाई जाती है। इसके अलावा पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में भी इसके उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। और पिथौरागढ़ और पौड़ी में जो है इसके उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। और मुख्य रूप से बात करेंगे तो देहरादून में जो है लीची जो है सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। देहरादून लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि देहरादून में जो है मुख्य रूप से जो है लीची का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और यहाँ की लीची बहुत प्रसिद्ध है और भारत सरकार ने इसे लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। किसको? देहरादून में। तो भारत सरकार ने किसे लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो देहरादून आ जाएगा दोस्तों। बात करते हैं सेब की, तो सेब राज्य में सेब के बाग हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आपको जो है सेब के बागान नहीं दिखेंगे दोस्तों, और अन्य राज्यों में जो है सेब मिलेगा। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब के बाग जो है उत्तरकाशी में है। तो हमारे राज्य उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब के जो बगीचे हैं वो उत्तरकाशी में है दोस्तों। फिर क्रमशः नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ वो अल्मोड़ा में है। तो राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से, जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली सेब कहकर बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब तो उत्तरकाशी में है हमारे। और अगर बात करें तो राज्य में जो सेब का उत्पादन होता है उसको दिल्ली में जो है न्यूजीलैंड ब्रांड दिया जाता है, और जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली सेब का अगर बेचा जाता है दोस्तों। इसके बाद संतरा और नींबू की अगर बात करें, ये दोनों एक ही वंश के पौधे हैं और राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार आदि जिलों में इनकी खेती की जाती है। तो मुख्य रूप से संतरा और नींबू की अगर बात करें दोस्तों, तो संतरा और नींबू दोस्तों ये पाया जाता है। संतरा और नींबू ये मुख्य रूप से नैनीताल, अल्मोड़ा और देहरादून, हरिद्वार आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। मुख्य रूप से नैनीताल और अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार इनमें जो है संतरे और नींबू की खेती की जाती है। और यहाँ पर देसी, नागपुरी, एंदर तथा लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है। बात करते हैं नाशपाती की, तो नाशपाती की अगर बात करें दोस्तों, तो राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, चमोली आदि जिलों में जो है नाशपाती का उत्पादन होता है। बात करते हैं अखरोट की, तो राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल आदि जिलों में अखरोट के वृक्ष मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जो है पिथौरागढ़ में
सर्वाधिक अखरोट देखने को मिलेगा आपको, अखरोट। और उसके बाद चमोली में, फिर उसके बाद उत्तरकाशी में, फिर उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में। इसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करें तो औषधीय एवं अन्य फसलों की बात चलेगी यहाँ पे दोस्तों। तो राज्य के कई औषधीय बेलाडोना, कुटकी, अफीम, मीट गंदा, पामारोजा, तुलसी, पायरेथम आदि सुगंधित जेरेनियम, तेजपात, आर्टिमिसिया, शाहजीरा आदि पुष्पीय अगर बात करें तो गेंदा, डेमस्क, गुलाब आदि तथा पेय औषधि पौधों की अगर बात करें, लेमन ग्रास, चाय पौधों की खेती की जाती है। इसके अलावा बायोडीजल के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है दोस्तों। बात करते हैं बेलाडोना की, तो राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी। तो हमारे राज्य में जो है सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती जो की गई थी वह की गई थी 1903 में कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी दोस्तों। इसके बाद आज राज्य में कुटकी, अफीम, पायरेथम आदि कई औषधीय पौधों की खेती की जा रही है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है जेरेनियम। जेरेनियम अमेरिकी मूल का एक शाकीय सुगंधित पौधा है। इसका जो है वानस्पतिक नाम पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस है। अच्छा, ये जेरेनियम का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वह है पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस, और इसे गुलाब की सुगंध युक्त जेरेनियम भी कहा जाता है। और इसका उत्पादन सुगंधित तेल इस तेल है इसका उत्पादन जो है सुगंधित तेल है, और जो पत्तियों से निकाला जाता है दोस्तों। बात करते हैं चाय की, तो चाय के लिए आर्द्र एवं उष्ण जलवायु तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो चाय के लिए जो है उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, और 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है चाय की खेती के लिए। तो राज्य में मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर चाय पैदा की जाती है। और राज्य में चाय के बगीचे आप जो है अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों के 18 ब्लॉकों में 1000 से अधिक हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे राज्य में उत्पादित प्रमुख चाय हैं जो दोस्तों, ऑर्गेनिक चाय। और ऑर्गेनिक चाय को जो है जापान, कनाडा तथा हॉलैंड द्वारा परीक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है, और इन देशों में इसकी मांग भी अधिक है दोस्तों। इसके बाद प्रमुख फसलों का उत्पादन क्षेत्र पर एक नज़र डाल लेते हैं। गेहूं, और गेहूं जो है सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करें तो गेहूं जो है देहरादून, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर गढ़वाल, फिर नैनीताल। तो पहले जो है गेहूं सर्वाधिक मात्रा में देहरादून में होता है, उसके बाद उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार में, फिर गढ़वाल में, फिर नैनीताल में। चावल की अगर बात करें दोस्तों तो चावल जो है देहरादून में सबसे ज़्यादा होता है चावल, और उसके बाद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार और उत्तरकाशी। जौ की अगर बात करें तो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और चमोली में जौ सबसे ज़्यादा होता है। और मक्के की अगर बात करें तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून और गढ़वाल में रहता है मक्का। मडुआ या कौदा जो है गढ़वाल में होता है सबसे ज़्यादा, गढ़वाल, उसके बाद टिहरी में, फिर इसके बाद देहरादून में, फिर नैनीताल में, फिर चमोली में। सौवा की अगर बात करें तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में सौवा ज़्यादा पाया जाता है। और मसूर जो है पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली में ज़्यादा होती है। चना जो है नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और गढ़वाल में ज़्यादा होता है। उड़द जो है अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब मटर की अगर बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी में जो है मटर सबसे ज़्यादा होता है। और सरसों की अगर बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी में ज़्यादा होती है। और सूरजमुखी की अगर बात करें तो नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार में जो है सूरजमुखी ज़्यादा पाई जाती है। गन्ने की अगर बात करें दोस्तों तो देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में ज़्यादा होता है गन्ना। आलू जो है नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में ज़्यादा रहता है। चाय की अगर बात करें तो चाय जो है अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून में होती है चाय। लीची जो है देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में रहती है।
और सेब की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी और अल्मोड़ा में सेब सबसे ज़्यादा रहता है। और संतरा और नींबू नैनीताल और अल्मोड़ा में होता है दोस्तों। इसके बाद जो है राज्य के कौसानी, भीमताल, भुआली, चौकौड़ी का कोटा बाग आदि टी स्टेट चाय बागान ब्रिटिश शासनकाल से ही विख्यात रहे हैं। तो जो है कौसानी हो गया, भीमताल हो गया, भुआली होगी और चौकौड़ी जो है, चौकौड़ी का जो कोटा बाग है, कोटा बाग, चौकौड़ी तथा कोटा बाग, सॉरी, ये जो है टी स्टेट चाय बागान ब्रिटिश शासनकाल से ही विख्यात रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण पॉइंट जो है योजना कार्यक्रम की अगर बात करें तो राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना, कृषि साख एवं फल बीमा, जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैविक प्रमाणीकरण एवं विपणन, कृषि यांत्रिकीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण, कृषि महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम आदि अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में कुछ केंद्र की और कुछ केंद्र एवं राज्य की, तो कुछ केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। और प्रमुख योजनाओं की अगर बात करें तो कृषि नीति 2011 वर्ष 2011-12 में प्रदेश के लिए नई कृषि नीति अधिसूचित की गई है। तो नई कृषि नीति कब आई थी दोस्तों? तो नई कृषि नीति की अगर बात करें तो वर्ष 2011-12 में हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए नई कृषि नीति अधिसूचित की गई है, जिसमें जो है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिक प्राप, प्राप, प्राथमिकताएं जो है निर्धारित की गई हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन। तो राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेट अधिकरण 14 मार्च 2001 से स्थापित है। और इस एजेंसी का मुख्य कार्य की अगर बात करें तो बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों का मानक के अनुरूप प्रमाणीकरण कराना है। बाकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की अगर बात करें तो शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप देश एवं विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों के संचालन हेतु 8 जून 2006 से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी देहरादून को प्राधिकृत कर अनुज्ञा जारी किया गया है। तो बाकी तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं कुछ दोस्तों। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें कोर वैली बीज उत्पादक योजना, इस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इस योजना का संचालन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी योजना का संचालन पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है? तो ये योजना है कोर वैली बीज उत्पादन योजना। और इसके अंतर्गत जो है चयनित ब्लॉकों के किसानों को आधारीय एवं प्रमाणित बीजों पर जो है 50% का अनुदान दिया जा रहा है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट योजना की, बीमा ग्राम योजना। बीमा ग्राम योजना में क्या है कि केंद्र पोषित इस योजना के तहत जो है चयनित कृषकों को आधे एकड़ में बीजों उत्पादन के लिए 50% अनुदान पर जो है बीज उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इससे भी बन सकता है क्वेश्चन, केंद्र पोषित किस योजना के तहत जो है चयनित कृषकों को आधे एकड़ में बीजों उत्पादन के लिए 50% का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है? तो बीमा ग्राम योजना के तहत कराया जा रहा है दोस्तों। और बाकी जो है इसमें किसान रत्न सम्मान की अगर बात करें तो 2010 से शुरू की गई थी किसान रत्न सम्मान। और इस योजना के तहत जो है कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों का सम्मान किया जाता है। बात करते हैं पशुपालन की दोस्तों। तो पशुपालन कृषि के साथ की जाने वाली एक सहक्रिया है। इसके अलावा राज्य में व्यावसायिक स्तर पर भी पशुपालन किया जाता है। सन 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुत्ते, हाथी, खरगोश और कुक्कुट आदि को छोड़कर जो है कुल पशुधन संपदा की अगर बात करें दोस्तों तो यह है 46366643।
ठीक है, तो इसमें तो उतना महत्वपूर्ण कुछ है नहीं दोस्तों। सरकार पशुपालन को स्वरोजगार एवं परक एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है दोस्तों। बात करते हैं पशु विकास की, तो राज्य में पशुधन के विकास के लिए उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड तथा पशु चिकित्सा हेतु उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों। और राज्य में पहले से स्थापित श्यामपुर देहरादून अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण एवं क्षमता उत्पादन किया गया है। इस केंद्र को ISO 9001 और 2000 का स्तर प्राप्त है। इस समय राज्य में कुल 710 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कार्यरत हैं दोस्तों। और डेयरी विकास की अगर बात करें तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी 1949, हल्द्वानी में की गई थी दोस्तों। तो हमारे राज्य उत्तराखंड में दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि हल्द्वानी में की गई थी दोस्तों। वर्तमान में राज्य में दुग्ध समितियों के निबंधन, निरीक्षण, चयन, जांच, लेखा परीक्षण, योजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश पर जो है एक विभाग, डेयरी विकास विभाग और कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु त्रिस्तरीय सहकारिता समिति कार्यरत हैं। इसके बाद जो है राज्य में डेयरी विकास हेतु जो है कार्य योजना चलाई जा रही है, जिसमें मुख्य प्रकार की है महिला डेयरी विकास योजना। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने हेतु राज्य में महिला डेयरी विकास योजना चलाई जा रही है दोस्तों। और परियोजना के अंतर्गत जो है ग्राम स्तर पर महिला सरकारी दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। 2017 में गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है दोस्तों। इसके बाद स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया जा रहा है दोस्तों। इसमें जो है वर्ष 2001-2002 में अब तक जो है 850 से अधिक समूह गठित किए जा चुके हैं। बाकी मिनी डेयरी की अगर बात करें दोस्तों, तो इस योजना के तहत जो है दुग्ध उत्पादनों द्वारा दुधारू पशुओं के क्रय करके जो है सरकार द्वारा अनुदान किया जाता है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों, भेड़ एवं ऊन विकास की अगर बात करें तो राज्य में भेड़ों तथा ऊनों के विकास के लिए उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। अच्छा, इस बोर्ड के द्वारा 2004-2005 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। और भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र एवं 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं। तो हमारे राज्य में जो है 12 जो है भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बनाए गए हैं दोस्तों, और 113 भेड़ एवं ऊन प्रसार केंद्र कार्यरत हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा कुक्कुट एवं सूअर विकास की बात कर लेते हैं। तो कुक्कुट विकास हेतु राज्य में 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक ऋषिकेश, हवालबाग, अल्मोड़ा तथा विण पिथौरागढ़ में जो है संचालित हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कुक्कुट विकास हेतु जो है हमारे राज्य में पशुलोक, हवालबाग, अल्मोड़ा और विण पिथौरागढ़ में जो है संचालित हैं। ये 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र बनाए गए हैं हमारे राज्य में। बाकी रेशम विकास की अगर बात करें तो राज्य में रेशम उत्पादन की गति के देने के लिए उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन किया गया है। तो यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन कि हमारे राज्य में रेशम उत्पादन को गति देने के लिए जो है उत्तराखंड में कौन सी संस्था का गठन किया गया है। तो उत्तराखंड में कोऑपरेटिव रेशम फाउंडेशन का गठन किया गया है दोस्तों। बाकी अगर हमारे राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की अगर बात करें तो नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है हमारे राज्य में। और विषम भू संरचना के कारण कृषि भूमि कहीं समतल है और कहीं पर घाटियों में जो है, कहीं पहाड़ी घाटियां हैं, कहीं पहाड़ी ढालों पर, तो कहीं झीलों के किनारे स्थित है। अच्छा, राज्य में प्राचीन झील, झरना, तालाब, नदी तथा आधुनिक नहर, नलकूप दोनों प्रकार के सिंचाई साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। बाकी नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जो है निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है हमारे राज्य में। और नहरों द्वारा सिंचाई भी की जाती है। और राज्य गठन के समय यहाँ पर जो है केवल 6,600 किलोमीटर 6,064 किलोमीटर नहरें थी दोस्तों।
इसके बाद बात कर लेते हैं प्रमुख नहरें। तो ये प्रमुख नहरें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ऊपरी गंगा नहर की अगर बात करें तो यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। बन गया ना महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से। तो यह ऊपरी गंगा नहर हमारे राज्य उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर। और जिसका निर्माण हुआ था 1842 से 1854 के बीच किया गया था। 1842 और 1854 के बीच किया गया था बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई फिक्स डेट तो दिया है नहीं यहाँ पे परीक्षा वाणी पे। और ऊपरी गंगा नहर क्या है, हमारे राज्य उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है। और उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक लाई गई है। और जो ऊपरी गंगा नहर है इसको जो है दोस्तों हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी छोर से निकाला गया है। हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक लाया गया है। अच्छा, 1983 में इसका आधुनिकीकरण कार्य शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अलावा हरिद्वार के 6 से 36 किलोमीटर के बीच समानांतर नहर तथा इसके बीच 4 बड़े ड्रेनेजों रानीपुर, साइफन, पथरी सुपर, पैंसे, सैलानी जल सेतु एवं रतमऊ जल सेतु का निर्माण पूर्ण किया गया था दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी गंगा नहर योजना। पूर्वी गंगा नहर योजना, इस परियोजना के अंतर्गत हरिद्वार में नवनिर्मित भीमगोंडा शीर्ष के बाईं ओर जो है 48.55 किलोमीटर लंबी और 137.4 क्यूसेक शीर्ष क्षमता का मुख्य नहर निकाली गई है। अच्छा, मुख्य नहर से 5 शाखाएं चंदोक, नागिन, नजीबाबाद, नटोर और अवालपुर निकलती है। ठीक है, इसके बाद जो है बात करते हैं इन शाखाओं से वर्षा ऋतु में गंगा में उपलब्ध फालतू पानी का उपयोग कर हरिद्वार तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर व मुरादाबाद जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट नहर प्रणाली की। तो नेक्स्ट नहर प्रणाली है हमारी शारदा नहर प्रणाली। तो यह नहर जो है चंपावत के बनबसा और उत्तराखंड नेपाल सीमा से निकाली गई है, शारदा नहर प्रणाली। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है यहाँ पे दोस्तों। यह नहर जो है चंपावत के बनबसा उत्तराखंड नेपाल सीमा से निकाली गई है। और इस नहर प्रणाली का निर्माण जो है 1928 में शारदा काली नदी पर हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब हुआ था। तो 1928 में जो है शारदा काली नदी पर हुआ था, 1928 में। ध्यान देना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इस नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के चंपावत, उधम सिंह नगर आदि जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है जो है। अच्छा, शारदा नहर से क्या होता है दोस्तों, शारदा नहर प्रणाली से चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बांध योजना की अगर बात करें तो नेक्स्ट है जमरानी बांध योजना। अच्छा, इस परियोजना से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। जमरानी बांध योजना, यह जो है इस परियोजना से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर व नैनीताल जिले को जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। बात करते हैं नेक्स्ट नहर परियोजना की। तो नानक सागर बांध परियोजना। अच्छा, यह बांध और सागर नैनीताल से निकलने वाले नंधौर नदी पर नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर है। इम्पोर्टेंट है कि नानक सागर बांध परियोजना किन नदियों पर है। तो यह बांध जो है और सागर नैनीताल से निकलने वाली नंधौर नदी पर नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, नैनीताल के नंधौर नदी पर और नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर है नानक सागर बांध परियोजना। और इससे निकलने वाली नहरों से जो है नैनीताल, उधम सिंह नगर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट नहर की, रामगंगा नहर। पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के पास बांध बनाकर निकाली गई लगभग 3200 किलोमीटर लंबी नहर की श्रृंखला से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 17.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है दोस्तों। बात करते हैं भीमताल की। तो भीमताल जो है यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भीमताल है दोस्तों। और इस झील से कई छोटी छोटी नहरें निकली हैं, जिससे नैनीताल जिले के कुछ क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना की। तो ये एक बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास जो है 1972 में हुआ था।
टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था दोस्तों? 1972 1972 में हुआ था और 2006-7 में इसका प्रथम चरण पूरा हो गया था दोस्तों। और भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनने वाली 260.5 मीटर ऊंचे बांध एशिया के सबसे बड़ी परियोजना से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल और 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य है दोस्तों। इससे राज्य के टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले की सिंचाई की जा सकेगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो परीक्षा वाणी का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे यहाँ पर इस सीरीज़ में। तो बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।